मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो व्यूज रूम। व्यूज रूम में मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज व्यूज रूम में चर्चा करेंगे अमित शाह के बयान की। अमित शाह ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद इस देश में बवाल मच गया है। अब लोगों की जान जाने लग गई है, लोग जान गंवाने लग गए हैं। अभी विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र से लौट करके आए हैं, जो परभनी में हत्या हुई, जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के कारण से एक कार्यकर्ता की जेल में मौत हो गई और दूसरे मारे गए। स्थिति यह है कि राहुल गांधी ने कहा है कि जो मारे गए ये संविधान के रक्षक थे। बयान का अर्थ इतना ही है कि जो संविधान की अब रक्षा करेगा, जो संविधान की रक्षा की बात करेगा, अब उन्हें जान गंवानी पड़ेगी। राहुल गांधी कहानी आपको पता है कि संसद में जैसे ही अमित शाह का बयान आया, हंगामा तो होना ही था और हम उस बयान पर चर्चा करेंगे भी। लेकिन एक और पाखंड की बात कर लें कि जब विरोध करने के लिए कांग्रेस के लोग सदन में जा रहे थे तो निश्चित रूप से धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की होने के बाद भाजपा के कमजोर निर्बल सांसद जो धक्का मुक्की नहीं झेल सके, बेहोश हो गए, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। तमाम लोग जो है संघ परिवार के लोग परेशान हो गए कि हमारे दो सांसद राहुल गांधी के धक्का लगने के बाद गिर गए, घायल हो गए, आईसीयू में भर्ती हो गए। प्रधानमंत्री तक उनके स्वास्थ्य की चिंता में डूब गए। ये सब देखने को मिला। लेकिन इस बात को आप जानते हैं कि शायद दर्शकों को पता नहीं हो, और मुझे इस बात की मेरे पास तो भोगा हुआ यथार्थ है। मैं यहाँ इस शो में शब्द नहीं खर्च कर रहा हूँ कि किस तरह का ड्रामा चलता है। मैं भी कभी जब कार्यकर्ता हुआ करता था यहाँ, तो निश्चित रूप से नाटकबाजी की अलग ही कहानी गढ़ी जाती थी। और कभी कभी तो यह था कि प्रदर्शन के पहले ही कुछ कार्यकर्ता घायल हो करके और पट्टी बांध करके उसमें क्या कहते हैं, रंग लगा करके कि प्रदर्शन हुआ और इतने कार्यकर्ता घायल हुए, और उसके फोटो अखबार में छपते थे। फिर समाज उठ खड़ा होता था, बंद होते थे, आगजनी होती थी, बहुत प्रकार की कहानियां होती थी। तो इस ड्रामा को हम लोग जानते हैं कि संघ में यह तय किया जाता है बैठक में कि क्या करना है, किसको बेहोश होना है, किसको गिर पड़ना है, किसको आईसीयू जाना है। यह सब तैयारी होती है यहाँ। तो इस नाटक को हम लोग समझते हैं कि अब हम लोग समझ रहे थे, बहुत ही संघर्ष करके सारंगी जी संसद आए हैं, सांसद बने हैं। उनकी सादगी को लेकर के भी हम लोग भी मोहित थे कि इस दौर में भी जहां संसाधन सर चढ़ करके बोल रहा हो, वहां बिल्कुल जो है एक आम आदमी कैसे चुनाव जीत करके संसद आते हैं। लेकिन यह नाटक भी करेंगे, सादगी एक अलग विषय है, लेकिन आप ड्रामा करेंगे तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि गंभीर व्यक्ति के लिए ये उचित नहीं था। फिलहाल स्वस्थ होकर के सारंगी जी आ गए हैं और जल्दी ही स्वस्थ होना ही था, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था उनको। लेकिन अब यह है कि उसके बाद तो फॉलोअप चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से जो पाखंड बाबा साहब के नाम पर जो हो रहा है, इस पर हम दर्शकों से संवाद कर रहे हैं इस शो में। मित्रों, अमित शाह के बयान की एक बार बात होनी चाहिए। अमित शाह के बयान को हमने भी सुना, और अमित शाह कोई अतिरिक्त बयान दिया नहीं है। और बयान इसलिए नहीं दिया है कि ये तो बेसिक करैक्टर है। अंबेडकर इनके लिए मजबूरी है। सत्ता में अगर बने रहना है तो इनको अंबेडकर 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 या तो गीत गाकर करे या गाली देकर करे। अंबेडकर भारतीय राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। आजादी के बाद किसी रहनुमा की उतनी चर्चा नहीं होती है जितनी चर्चा अंबेडकर की होती है, क्योंकि अंबेडकर के नाम पर सत्ता पाई जा सकती है, सत्ता दिलाई जा सकती है। यह सब कहानी तो अंबेडकर के नाम पर लगातार चल रही है। अब सभी दलों की मजबूरी हो गई है कि अब अंबेडकर को नकार करके भारत की राजनीति में अपनी पैठ नहीं बना सकते। उनको अंबेडकर को रो करके हो या हंस करके हो, चाहे जो कारण हो, अंबेडकर को नकार करके आप हिंदुस्तान की राजनीति में आप अपनी पैठ नहीं बना सकते हैं।
अमित शाह इस बात को जानते हैं और अमित शाह को ये पता है कि आज यहां तक पहुंचे हैं और इस बार तीसरी बार पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई, थोड़ी सी सत्ता से और ताकत से थोड़ी दूरी हो गई। इसके मूल में भी अंबेडकर ही रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने जो बयान दिया इस बयान को समझने की जरूरत है। जरूरत इस बात को लेकर के अमित शाह ने कहा कि अरे अंबेडकर 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 जितना बोल रहे इतना करते तो तुमको भगवान मिल गया होता। अमित शाह जी, आपको पता है कि हिंदुस्तान में तो भगवान की कमी नहीं रही है। भारत तो भगवानों का देश रहा है, यहां तो भगवानों की कमी नहीं है। 33 करोड़ देवता और 33 करोड़ देवता मिलकर के हिंदुस्तान की गरीबी दूर नहीं कर सके। हिंदुस्तान में जो छुआछूत के जो सवाल थे, इन सवाल को समाधान तक हमारे भगवान नहीं पहुंचा सके। हमारे देवी देवता जो अस्पृश्यता थे हिंदुस्तान की, जो विषमता थे, जो विडंबनाएं थे, जो भारतीय समाज की जो विद्रूपता थे, इस विद्रूपता को भगवान नहीं दूर कर सकते। अगर मिला तो था ही, भगवान मिल जाए। भगवान तो पहले ही दलितों के पास में था और दलितों की जो जिंदगी बेहतर नहीं हो पाई, तो भगवान मिल भी जाता तो क्या होता। मुझे लगता है कि 33 करोड़ देवता जो काम नहीं कर सके वह काम बाबा साहब कर दिए। तो स्वाभाविक है कि बाबा साहब ने हास्य की जिंदगी, उस लहूलुहान, उस बजबजाती जिंदगी को एक बेहतरी देने का काम उन्होंने किया। स्वाभाविक है उनके प्रति जो जिनके लिए करता है निश्चित रूप से वह समाज उनके लिए जीता है। कृतज्ञ होता हुआ समाज, क्योंकि देश के दलित, वंचित, पिछड़े तमाम लोगों के लिए, आधी आबादी के लिए भी, अल्पसंख्यक के लिए भी जो उन्होंने कुछ किया, जो विद्रोह की आवाज, आज तो यह है कि आज बहुत ताकत है इनके पास में, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर अकेले उस हजारों वर्षों की जो विषमता मूलक जो समाज रहा है, उस समाज से टकराने का, लड़ने का, भिड़ने का काम बाबा साहब ने किया। बाबा साहब की हिम्मत और तमाम जो संगठन अभी देश में चल रहे हैं, ये सब मिल भी जाए तो उनकी हिम्मत का मुकाबला इनकी हिम्मत नहीं कर सकती है। बावजूद और चर्चा जारी है और हम लोग को भी बेचैनी यह होती है कि अब देखिए कि राहुल गांधी अंबेडकर के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भी घेर रही है राहुल गांधी को, राहुल गांधी और इनकी कांग्रेस को, कि किस तरह से अभी रविशंकर प्रसाद का बयान है। तमाम नेता इतिहास से खोज खोज करके निकालेंगे कि कहां कहां बाबा साहब अंबेडकर और नेहरू में रिफ्ट था, कहां कहां खाई थी, और एकदम उनकी जो रिसर्च टीम है वो रिसर्च टीम लगी हुई है कि और जो अंबेडकर नहीं भी बोले हैं तो अंबेडकर के मुंह में अपनी बात घुसा करके और बातों को आगे बढ़ाने का काम। अभी रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस का काला चिट्ठा हम, अब कांग्रेस तो काली है, गोरी है, बात अलग है। और चिट्ठा इस समाज के पास में सभी दलों के काला चिट्ठा भारत की जनता के पास में है कि कौन किसके लिए क्या किया है और भारतीय जनता पार्टी और किस वर्गीय हित के लिए पक्षधर रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता क्या रही है, इनके पुरखों ने समता को लेकर के क्या बात कही है। मित्रों, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो शब्दावली है वो शब्दावली समता उनकी शब्दावली में नहीं है। समता की बात कह ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि समता को लेकर के इनकी समझ साफ है कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जो जैसा है वैसा ही रहिए। और उसको गुलदस्ता के रूप में आप अस्पृश्य है तो अस्पृश्य ही रहिए, भिखमंगा है तो भिखमंगा ही रहिए। क्योंकि एक बात मुझे लगता है कि रामविलास जी को मैं भी कोट कर रहा हूं। रामविलास जी को कोट इसलिए कर रहा हूं कि उनके कोट की याद आ गई, जो पहनते थे कपड़े और हमेशा एकदम बाल डाई करके रखते थे और एकदम सूट बूट में रहते थे रामविलास पासवान जी, और उन पर आरोप लगाते थे कि रामविलास पासवान दलितों के नेता हैं तो ऐसा सज धज के क्यों रहते हैं। अरे भैया, क्या दलित के नेता को सुंदर होने का हक नहीं है? क्या आप चाहते थे रामविलास पासवान भी कमर में झाड़ू लेकर के घूमते, रामविलास पासवान दलित की तरह रहते, मैले कुचेले रहते? क्योंकि आपकी जो दृष्टि है, वो जो दृष्टि है, उस दृष्टि में आप दलित को ऐसा ही देखना चाहते हैं। और दलित थोड़ा सा खा पी लिया, वंचित थोड़ा सा बेहतर हो गया तो आपको पछता नहीं है।
आप थोड़ी थोड़ी शब्दावली का भी मित्रों एक बार आप जांच कर लें। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कहीं प्रदर्शन करेंगे तो नारा लगाएंगे कि ऐसा तुम काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। अब चूड़ी क्यों फेंक रहे हो तुम? और चीज फेंक देते, जूता फेंक देते, अन्य चीज फेंकते। चूड़ी का मतलब है कि चूड़ी कमजोरी का प्रतीक है, और चूड़ी पहनने वाली जो जमात है, जो स्त्री शक्ति है, वो स्त्री शक्ति तो बिल्कुल जो है वो पलंग की शोभा है, घर की शोभा है, और कमजोरी का पर्याय है। इन तमाम बिंबों को आप देखिए कि इनके दिमाग में किस प्रकार से यथास्थितिवादी जो चिंतन प्रक्रिया है, कैसे वो संस्कृति के रूप में है, वो चूड़ी फेंकने का काम करेगा। बहुत बात करेगा कि मौगा है। मौगा मतलब कि एक गाली है, मतलब कि स्त्रियोचित व्यवहार करता है। स्त्री मतलब एक कमजोरी का प्रतीक, एक शोषण का प्रतीक, एक तमाम बातें। शब्दावली को देखिएगा। दूसरी बात ये करेंगे, जब ये प्रदर्शन करेंगे, कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, तो हम देश के लिए जूता पॉलिश कर रहे हैं। भैया जूता पॉलिश क्यों कर रहे हैं? लिपस्टिक लगाओ और दूसरा कोई काम करो। जूता पॉलिश क्यों कर रहे हैं? जूता पॉलिश आप इसलिए कर रहे हैं कि जूता दलितों का प्रतीक है। रविदास लोग, देश के चर्मकार जो जूता पॉलिश करते हैं, सबसे घटिया काम है। और आपको बहुत गर्व लगता होगा कि हम इस देश के लिए, समाज के लिए हम बूट पॉलिश कर लेंगे। बूट पॉलिश करने का क्या मतलब है? और दूसरा चीज पॉलिश कर लो, मुंह पॉलिश कर लो, और भी कोई काम कर लो, पूजा पाठ कर लो, यज्ञ कर लो देश के नाम पर। जूता पॉलिश करने का मतलब साफ है कि आपके चिंतन में वो निश्चित रूप से घटिया काम है। तो बेसिक रूप से यह है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी समता को लेकर के उनकी समझ धुंधली है, साफ नहीं है। मित्रों, जो मैं बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अगर बस चले तो संविधान तो बदल ही देंगे उसको। यह नाटक है, यह इनकी मजबूरी है संविधान की बात करना, और यह अब इस वक्त की एक जरूरत भी है। नहीं तो निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 400 एमपी इनके जीत गए हो तो संविधान बदल देते। इनका दावा है कि हमने सबसे ज्यादा पिछड़ों को नेता बनाया। अब इनकी कहानी समझिए, पिछड़ों को नेता बनाया आपने। आप नेता बना सकते हो लेकिन नेतृत्व नहीं दे सकते। लीडर बनाना और लीडरशिप देना, लीडरशिप तो मोहन भागवत के हाथ में होगा। लीडरशिप तो कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं। समाज किन मूल्यों पर सक्रिय होगा, समाज किस सिद्धांत पर आगे बढ़ेगा, सिद्धांत तो आप तय करेंगे। संसद में दलित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ना जाने इतने लोग हैं। इनकी चू चपर करने की हिम्मत नहीं है। अगर राहुल गांधी ने धक्का दिया या धक्का लगा या घायल हुए, और लोग क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी में जो आरक्षित सीट से जीत करके आए, इनके मुंह में पान गया। जिस अंबेडकर के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हें सम्मान दिया है, तुम इतने कृतज्ञ हो कि तुम बोल भी नहीं सकते हो? क्या अपनी पार्टी में तुम आवाज नहीं उठा सकते हो? क्योंकि तुमको एमपी बने रहना है, फिर एमपी बनना है, सत्ता का सुख भोगना है। यहां अमित शाह को मैं धन्यवाद देता हूं कि बेहतर हुआ कि आपने यह बात कही है। और जो अंबेडकर के नाम पर, यह तो भारतीय जनता पार्टी का पाखंड हो गया कि मुंह में राम भी है, बगल में छुरी भी है। अब तो मुंह में राम भी नहीं हो, तो मुंह में राम अब तो है नहीं, अब श्री राम है, जय श्री राम है, अलग बात है। मुंह में राम, बगल में छुरी, आपको किसी भी आपके मतलब कोई निर्मलता नहीं है बयान में। और मुझे लगता है कि मिनरल होना और निर्मल होना दोनों दो चीज है। बाबा साहब अंबेडकर के प्रति भारतीय जनता पार्टी मिनरल है, निर्मल नहीं है। रक्त दोष का मामला इनके रक्त में ही नहीं है कि हम बाबा साहब की जो मूर्ति है, भाई बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब तो जो करना था करके चले गए। उनकी जो जिंदा प्रतिमा बची हुई है, जिंदा बाबा साहब की विरासत किस अवस्था में है? तुम उस मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को बचाना चाहते हो, या भूख और बेबसी और बेकारी की जिंदगी जी रही जो वह जमात है, इसकी तुम चिंता करना चाहते हो? तुम पत्थर को बचाना चाहते हो, बाबा साहब की प्रतिमा को बचाना चाहते हो, लेकिन बाबा साहब की जो जमात है, वह जमात आज भी किस अवस्था में है, इसको लेकर के बहस क्यों नहीं करते हो?
अगर वह सम्मान बाबा साहब का अपमान हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन बाबा साहब की जो विरासत है, काश उसके सम्मान के प्रति तुम्हारे भाव जगते, तुम्हारी बेचैनी होती, रात की नींद हराम होती, तब भी समझ में आती है कि बाबा साहब के प्रति चिंता थी। डंके की चोट पर गांधी जैसा जीना चाहते थे, जिए। राम बोले, रघुपति राजा राम कहते रहे, कमर में गीता बांध करके चलते रहे, मरते भी हैं तो हे राम कह के मरते हैं। लेकिन तब तक भी किसी ने गांधी को सांप्रदायिक कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि गांधी के प्रतिरोध में विध्वंस नहीं था। मोहनदास करमचंद गांधी के प्रतिरोध में वह कबीर तत्व था, समाज को बचाना चाहते थे और नीचे ही हथेली लेकर के ऊपर ठोकना चाहते थे। जो गांधी की जो निर्मलता थी, वैसी निर्मलता तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में नहीं है। काश तुम्हारे स्वाभाविक आंसू बहे होते इस समाज के लिए, नहीं है। बात थोड़ी इधर कर ले। भारतीय जनता पार्टी तो स्थापित है, इनका पाखंड नहीं है, इनका पॉलिटिक्स ही है। हम इसको पाखंडी नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन कांग्रेस को क्या करना था? कांग्रेस के पाखंड को भी हम जानते हैं, उनको भी चेहरा चाहिए। और खोई हुई जो सत्ता है, वह सत्ता कांग्रेस पाना चाहती है बाबा साहब अंबेडकर के कंधे पर सवार होकर के। कांग्रेस को भी कोई प्रेम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को प्रेम नहीं है। लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, सूची जारी कर रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सचिव हैं, जो सचिवालय है, इसमें इनकी भागीदारी कितनी है। सवाल वाजिब है। लेकिन कांग्रेस भी अंबेडकर को इस्तेमाल ही करती रही। आगे ना करे, उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन सत्ता तो मित्रों सत्ता होती है। अब अंबेडकर सम्मान यात्रा पर कांग्रेस निकल चुकी है, निकलने जा रही है। अब खतरा सबको है। अंबेडकर की चिंता अखिलेश यादव को दूसरी चिंता है, मायावती को दूसरी चिंता है। सबके अंबेडकर के नाम पर जो अपने अपने वोट बैंक बने हुए थे, सब उस वोट बैंक में सेंधमारी के लिए अंबेडकर कहीं जाए, उनकी चिंता किसी को नहीं है। अखिलेश यादव को है कि हमारा मित्र अगर कांग्रेस यहां, राहुल गांधी अगर ज्यादा उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गए, कांग्रेस सक्रिय हो गई, तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा। अंबेडकर को लेकर के अगर कांग्रेस सक्रिय हो गई, तो मायावती की जो जमींदारी चल रही थी दलितों के नाम पर, उस जमींदारी का क्या होगा। सबको अपनी अपनी बेचैनी है, सबको अपना अपना वो जो पाखंड है। और मित्रों, आरोप जो कांग्रेस पर है कि कभी भी जो मुखौटा कांग्रेस दिखाती रही है, बाबू जगजीवन राम को लेकर के, अभी खड़गे जी को लेकर, इनको चेहरा चाहिए। चरित्र तो है नहीं कि हम चरित्र, अगर चरित्र होता तो इनके पूर्वज काका कालेलकर की जो रिपोर्ट थी, आयोग की रिपोर्ट, इसको कांग्रेस ने दबा के रखा, इसमें कहीं कोई दूराई नहीं है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया कांग्रेस ने, यह भी कोई दूराई नहीं है। जो गोस्वामी ने आत्मदाह किया था मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद, राजीव गांधी पक्ष में खड़े थे, आरक्षण के खिलाफ में थे, यह भी सच है। लेकिन तमाम सच यह अतीत है। सवाल यह कांग्रेस सत्ता में आए या ना आए, राहुल गांधी पावरफुल होंगे या नहीं होंगे, विषय यह नहीं है। विषय यह है जो समाज के सुलगते हुए सवाल है, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी वे सवाल समाधान तक पहुंचेंगे या ना पहुंचेंगे। संसाधन में शोषितों की भागीदारी होगी या नहीं होगी। सत्ता में केवल संख्या नहीं, नीति नियामक ताकत पिछड़ों की, दलितों की बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इस देश में
मैं साफ कर रहा हूं कि दलित विमर्श करके जो ये टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं मित्रों, इसको त्याग दीजिए। सच बात यही है कि जो राष्ट्रीय विमर्श है, यह दलित विमर्श नहीं, यह पिछड़ों का विमर्श नहीं, यह राष्ट्रीय विमर्श है। यह राष्ट्रीय सवाल है और राष्ट्रीय सवालों को समाधान देना राष्ट्र को मजबूती करना है। और जब तक प्रति व्यक्ति मुस्कुराहट बहाल नहीं होगी, पर कैपिटा स्माइल बहाल नहीं होगी, और शोषण के जो औजार थे वो चेहरा बदल बदल करके फिर से शोषण करने की नई कहानी पटकथा लिखेंगे, विद्रोह तो होता रहेगा। बहाना भले ही अमित शाह का बयान बन गया हो, लेकिन विषमता जो है, जो भूख के प्रश्न है, जो बेकारी के प्रश्न है, और ये 75 काल अमृत पर आजादी कितने वर्षों के बाद भी हिंदुस्तान के बच्चे कटोरा लेकर के, आज भी भिखारी का देश है, आप भी खैरात पर हिंदुस्तान जिंदा है, खैरात पर भारत का लोकतंत्र जिंदा है। कैसी आजादी, किसके लिए आजादी? और देश के संसाधन कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास रहेगा, तो जब तक धरती पर विषमता रहेगी, जब तक धरती पर शोषण रहेगा, तो तूफान को आप आने से रोक नहीं पाएंगे। बहाना अमित शाह का बयान हो जाए। मित्रों, आज बाबा साहब अम्बेडकर पर दुख है कि मुझे बहुत प्रतिमा की चिंता नहीं है, और गांधी को भी बहुत लोगों ने अपमानित किया था। मायावती ने कहा था कि हरिजन, और अगर हम दलित हरिजन की औलाद हरिजन है तो गांधी के शैतान की औलाद है। क्या क्या नहीं कहा गया, गांधी को शैतान कहा गया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक मायावती के बयान से गांधी अप्रतिष्ठित हो जाते, जैसे गांधी को अप्रतिष्ठित हो ही जाना चाहिए। अगर अमित शाह के किसी बयान से बाबा साहब की इज्जत खत्म होती है, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब की इज्जत समाप्त हो जानी चाहिए। अमित शाह की क्या औकात है कि बाबा साहब जैसे महानायक की प्रतिष्ठा का हनन कर दे? अमित शाह के बयान की चिंता नहीं है, चिंता यह है बाबा साहब का विरोध करने वाले और बाबा साहब का समर्थन करने वाले दोनों एक ही चरित्र के हैं। इनकी चेतना के केंद्र में आज भी सरकार ही है, सामाजिक सरोकार नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, फिर कल दूसरे वीडियो में हम इसी प्रकार की अपनी बातों को लेकर के आपके पास में आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। बातें हमारी अच्छी लगे लाइक कर देना, ना भी अच्छी लगे तो सुन लेना। नमस्ते।